सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज के वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें दिखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 जीता है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा मारियांगेला हुंगरिया ने। अब ये कौन है, इनके बारे में जानते हैं और इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला ये देखते हैं। तो ये ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, नाम है मारियांगेला हुंगरिया, और इन्हीं को 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन पर उनके अभूतपूर्व शोध कार्यों के लिए सम्मान मिला है। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कम रासायनिक उर्वरकों के साथ फसलों को उगाने में सक्षम बनाती है, और उनके इसी काम ने ब्राज़ील के सोयाबीन उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक बन गया है। बाकी वर्ल्ड फूड प्राइज की बात करें तो इसको नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 1986 में, पहली बार 1987 में दिया गया था। और किसने इसकी स्थापना की थी? नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो इस पुरस्कार से वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार राशि में $5 लाख दिए जाते हैं। ठीक है, तो 3 बातें आप याद रखें मुख्य रूप से। कौन सा पुरस्कार है? 2025 का भी वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया? मारियांगेला हुंगरिया को। और हंगरी से याद रख लो, हंगरिया मतलब बहुत हंगरी है, ये फूड चाहिए इनको, वर्ल्ड फूड प्राइज चाहिए इनको। और ये है कहाँ से? ये ब्राज़ील से हैं, ये याद रख लो आप। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। उससे पहले 2 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप बताएंगे एक तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप बताना। अब चलो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हम देखते हैं। तो अगर बात करें अभी 34वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया 2024 के लिए? साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है। इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सम्मान मिला। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 राणा दास गुप्ता को मिला, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। राष्ट्र समुद्र वरुण पुरस्कार, ये जो वरुण पुरस्कार है ना, इसे समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। राजेश उन्नी को दिया गया। और सुदर्शन पटनायक, इनको फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने, इंग्लैंड में दिया गया। पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण मिला। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025, अभी इस पुरस्कार से किस मंत्री को सम्मानित किया गया? तो राम मोहन नायडू को, एविएशन मिनिस्टर है, हमारे सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं ये। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 चुना गया समर अबू एलफ को, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज करा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो आंसर हो जाएगा 16 मई को। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। पहली बार ये दिन 2018 में मनाया गया था। अच्छा, 16 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 मई 1960 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे थियोडोर मैनन, इन्होंने पहला वर्किंग लेज़र डिवाइस बनाया था, इसीलिए 16 मई को ये दिवस मनाते हैं। अच्छा, लेज़र की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद रखना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन। अब 16 मई को ही ये कुछ और दिवस भी हैं, वो भी याद रखें आप, मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको। 16 मई को एक तो सिक्किम का स्थापना दिवस होता है। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, शांतिपूर्वक एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 मई को नेशनल डेंगू डे। अच्छा, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से, जबकि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और 16 मई को ही इस बार हमने नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया। ये जो दिवस है ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, तो इस बार 16 मई को आ रहा है ये। तो इस तरह से 16 मई को ये 3-4 दिवस हैं, जिसमें 2-3 दिवस इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो ये प्रकाश दिवस,
सिक्किम का स्थापना दिवस देख लेना और नेशनल डेंगू डे देख लेना। बाकी अब डे वाला प्रश्न है, और जब भी डे वाला प्रश्न आ रहा है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो चलो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। देखो, 1 मई को हमने श्रम दिवस लेबर डे मनाया, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई कोयला खनिक दिवस, 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड डे, और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा हरवंश चावला को। तो KR चावला इन कंपनी एडवोकेट्स के संस्थापक हैं हरवंश चावला। इनको ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक तो ये चावला जी का नाम याद रखना। और अपॉइंटमेंट नियुक्ति वाला प्रश्न है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी पूछे 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? दिनेश माहेश्वरी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महानिदेशक बने मांगीलाल जाट। राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने अरविंद श्रीवास्तव। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे। अजय नाम वाले 3-4 अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं आपको एक साथ करवा रहा हूँ। एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको याद भी रहे। जैसे कि गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के CEO अजय भादु, नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ, और UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर अजय कुमार। उसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन बने निपुण अग्रवाल। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष खुनियिंग पटामा थाईलैंड से इस पद पर आने वाली दूसरी महिला। राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख आलोक जोशी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी। एक्सियोम स्पेस अमेरिका की स्पेस कंपनी, उसके CEO बने तेजपाल भाटिया। भारतीय मूल के हैं इसलिए नाम हमने पढ़ रहे हैं। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर दिव्या शर्मा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के CEO अमितेश कुमार सिन्हा। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष बने संजय जायसवाल। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बने प्रकाश मगदुम। तो इस तरह से ये 16 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको और रिवाइज करवाए, ध्यान में रखना, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है? अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेवा में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से भी सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम याद रखेंगे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। इनको भी भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट एथलीट प्रदर्शन और राष्ट्रीय सेवा को मान्यता देते हुए प्रादेशिक सेवा में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा की पहले बात करें तो आपको पता ही है हरियाणा से है, पानीपत हरियाणा से। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड लेकर के आए। पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर जीता, और 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था जो बुडापेस्ट में हुआ था। वे इससे पहले भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। पद्मश्री 2022 में मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड 2018 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में ही विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिल चुका है, और 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला है। ये भारतीय सेना का सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान है। अच्छा, प्रादेशिक सेवा की अगर हम बात करते हैं यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की, तो इसकी स्थापना होती है 9 अक्टूबर 1949 को। यह नियमित भारतीय सेना को सहायता देने वाले अंशकालिक स्वयंसेवी बल के रूप में कार्य करता है, और ये युद्ध समर्थन, आपदा राहत और राष्ट्र निर्माण में शामिल है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप और नोट करना कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जब ये गोल्ड लेकर के आए थे उसकी बाद से ही ये फेमस हुए हैं, आपको पता है। और आप कह सकते हो वे शूटर हैं अभिनव बिंद्रा। उनके बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा याद रखना। अभी इन्हीं को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से भी सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है लाइन। ठीक है, बाकी सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनसे संबंधित। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में
कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। 2025 में इसका 7वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ आप सबको पता है, बिहार में हुआ। बिहार में भी अलग अलग शहरों में हुआ, जैसे पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, नई दिल्ली में भी इसके कुछ खेल हुए थे, 3 खेल हुए थे, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो बिहार में इसका आयोजन हुआ। मैस्कॉट क्या रहा, शुभंकर गज सिम्हा। टैगलाइन थी खेल के रंग बिहार के संग। और याद रखना इसका उद्घाटन और समापन समारोह ये दोनों पटना में जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहीं पर हुआ। मेडल टैली में बात करते हैं, इसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा, 58 गोल्ड है, 47 सिल्वर है और 53 ब्रोंज है, टोटल 158 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पे हरियाणा, फिर राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली वगैरह है। टॉप पे महाराष्ट्र है। और मैं आपको कह दूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अब तक सबसे सफल टीम ये महाराष्ट्र ही है। 7 एडिशन हो चुके हैं, जिसमें से 5 बार महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। केवल 2 बार है जो महाराष्ट्र उप विजेता रनर अप रहा था, उस समय हरियाणा टॉप पे था। कौन कौन सा संस्करण था वो भी बता दूं। एक तो शुरुआत वाला जो फर्स्ट एडिशन था 2018 वाला और 2022 वाला, इन दोनों समय हरियाणा टॉप पे था, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था। बाकी और सभी टाइम पे महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा है। ठीक है, तो ये हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सारे पॉइंट्स देख लिए। एक बार मैं आपको ये रिवाइज करवा दूं कि अभी तक खेलो इंडिया में कौन कौन से खेल हो चुके हैं 2025 में। देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुका है, अभी 5वां संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, भारतीय सेना टॉप पे थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हो चुके हैं, अभी 2025 में दूसरा संस्करण में हुआ। उसका मैस्कॉट उज्ज्वला है और उसकी टैगलाइन थी हौसलों की उड़ान, और एंथम थी खिलेगा खिलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। उसमें टॉप पर हरियाणा था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया। इंग्लिश में बोलोगे तो इंडिया इंक्लूजन समिट 2025, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो आओ इसके बारे में जानते हैं। एक तो याद रखना, अभी वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस ये मनाया गया अभी 15 मई को, और इसी मौके पर अभी नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। एक्चुअली में ये जो वैश्विक सुगम्यता दिवस है, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे, ये हर साल मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार 15 मई को मनाया, और इसी मौके पर नई दिल्ली में ये भारत समावेशी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और विकलांग और दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल सामग्री सुलभ कराने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के जो सचिव हैं राजेश अग्रवाल ने, और इसका आयोजन किया था दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सम्मेलन वाला प्रश्न देखो, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन ही समिट से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो याद रखना, अभी मई की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको शॉर्ट में वेव्स आप कहते हो, वेव्स समिट, ये भारत में हुआ। भारत में भी कहा, मुंबई में भारत ने पहली बार होस्ट किया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 वाला भारत में होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 हुआ नई दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी में हुआ। 8वां इंडस फूड 2025 हुआ ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 हुआ था बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा में हुआ। और पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो 10 इंपॉर्टेंट सम्मेलन हमने और रिवाइज कर लिए, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश में। तो भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में जेवर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसी के पास में भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। और इस प्लांट को कौन बनाएगा, ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन और भारत की HCL, ये दोनों मिलकर के इसको बनाएगी। तो ये भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। अब आप पूछोगे अगर ये 6ठा है तो इससे पहले 5 ये कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं।
साणंद गुजरात में बन रहा है, एक अमेरिकी कंपनी माइक्रोन वो बना रही है। एक धोलेरा गुजरात में बन रहा है, ताइवान की पावर चिप कंपनी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर के बना रहे हैं। एक मोरीगांव असम में बन रहा है, टाटा कंपनी बना रही है। एक साणंद गुजरात में ही जापान की रेनेसास कंपनी और थाईलैंड की स्टार्स कंपनी मिलकर बना रही है। और साणंद गुजरात में ही एक भारतीय कंपनी है, कैनेस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, वो बना रही है। तो ये 5 स्थान वो हैं जहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहे हैं। कौन कौन सी कंपनी बना रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब छठा कहाँ पर बनेगा, उत्तर प्रदेश में, और कौन सी कंपनी बना रही है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और प्रश्न इसी से संबंधित है, वो अलग प्रश्न करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, क्योंकि तो आपको याद रह जाएगा। क्या प्रश्न है वैसे, देश के पहले 3nm मतलब हो गया नैनोमीटर। तो अभी देश के पहले 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन केंद्र का भी उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो 2 स्थान है, नोएडा और बेंगलुरु में किया गया। किसके द्वारा, भाई जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ही किया है। और ये जो सेंटर है ये कौन सी कंपनी बना रही है, जापान की रेनेसास कंपनी। तो यहाँ पे 3M का मतलब आप ये समझो कि एक सेमीकंडक्टर चिप में जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसकी साइज को और छोटा कर दिया गया, 3 नैनोमीटर के बराबर कर दिया गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, अगर ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हो जाएगा तो उस एक सेमीकंडक्टर चिप में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर आ सकेंगे, ये इसका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना। बाकी सेमीकंडक्टर से एक प्रश्न याद रखना, अगर पूछे कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया था, 29 दिसंबर 2021 को, और इसके लिए कितने का बजट रखा गया है, 76,000 करोड़ रुपए का। उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना है। और एक ये पॉइंट भी ध्यान रख लो कि अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का CEO किसे बनाया गया, अमितेश कुमार सिन्हा। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है ना। और भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा, छत्तीसगढ़ में बनेगा। और ये पॉइंट भी याद रखना कि इसरो ने अभी अंतरिक्ष अनुप्रयोगों स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है आइरिस, इसको डेवलप किया, किसके साथ मिलके, IIT मद्रास के साथ। और इंडेचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ शुरू की, आंध्र प्रदेश में। और ये भी देखो, भारत सरकार ने पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसका नाम है शक्ति, इसको स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था, अमेरिका आंसर होगा, ठीक है। ये सब याद रखना, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स, इस बुक को किसने लिखा है, तो सही उत्तर होगा NV रमन्ना ने। हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना, और इन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च की है, उसका नाम है नरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जजेस या अ जज स्पीक्स। तो इस किताब में NV रमन्ना के द्वारा किए गए कार्यों, उनके करियर का उल्लेख किया गया है, और इसमें उन्होंने भारत की जुडिशरी के बारे में भी बताया है। NV रमन्ना वे आंध्र प्रदेश से हैं। वे 2021 और 2022 में भारत के 48वें 48th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। अब बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो एक बुक हमने देखी थी छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी को लिखा अभिजीत बनर्जी ने। दीपा मलिक पैरा एथलीट है, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी ब्रिंग इट ऑन नाम से। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड है। हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 को लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस को लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड को लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड को लॉन्च किया अमित शाह ने, इसको संपादित किया, एडिटर हैं डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। द महात्मा मैनिफेस्टो को लिखा राजेश तलवार ने। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर, इनकी एक बुक आई है, उसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना IM। इस बुक को गोपीचंद हिंदुजा ने लिखा है, लॉन्च किया था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। और लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा नमिता गोखले ने, ठीक है। 12 और बुक्स यहाँ पे हमने रिवाइज कर ली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अच्छा वैसे ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डिटेल में जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि एक बार फिर से बता दूँ, क्योंकि अभी इन्होंने अपने पद की शपथ ले ली है,
तो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या है प्रश्न? अभी भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी आर गवई। तो बी आर गवई पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने अभी शपथ ले ली है 13 मई को। शपथ दिलाई किसने? कौन दिलाते हैं? हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? संजीव खन्ना का स्थान लिया है, और संजीव खन्ना अभी 13 मई को ये रिटायर्ड हो गए। तो उसके बाद अब ये 52 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। कौन? बी आर गवई। बी आर गवई ये महाराष्ट्र से हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले पहले बौद्ध हैं, तो इनका नाम याद रखना। बाकी सुप्रीम कोर्ट से कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊँ। सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले बात करते हैं, तो इसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बात करें तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक पार्ट 5 में मिलेगा, और 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू किया। स्थापना के समय यहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? हीरालाल जे कानिया। पहली फीमेल जज पूछेंगे वो फातिमा बीवी थी, वैसे निधन हो चुका है। 2024 में पद्म भूषण भी दिया गया था। अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही है, ठीक है। और सबसे लंबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? वाई वी चंद्रचूड़ का रहा। वो 16वें नंबर के थे, लगभग 7.5 साल आप कह सकते हो, इतना लंबा उनका कार्यकाल था। सबसे छोटे काल में पूछोगे तो कमल नारायण सिंह, जब वो 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। मात्र 17 दिन का कार्यकाल है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है मेरे भाई, याद रखना। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिटायरमेंट एज की आप बात करोगे वो होती है 65 ईयर। और 50वें नंबर के CJI DY चंद्रचूड़ थे। 51वें नंबर के संजीव खन्ना बन गए, और अब 52वें भी बन चुके हैं बी आर गवई। और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या होता है? यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ जय है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने कहां पर ऑपरेशन नादेर शुरू किया? तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। हमारे सुरक्षा बलों ने अभी जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में त्राल के नादेर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किया। इसका नाम है ऑपरेशन नादेर, क्योंकि इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया रिपोर्ट मिली थी। उसके बाद इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया और काफ़ी गोलीबारी हुई। तो ये एक आतंकवादी विरोधी अभियान है, और अभी आप देख पा रहे होंगे कई तरह के ऑपरेशन हम चला रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ। आप देखो कितने आतंकवादी छुपे बैठे जम्मू कश्मीर में, जैसे इनका ससुराल हो। तो हमारी सेना इसी तरह से ऑपरेशन चला करके इनको ख़त्म कर रही है, वरना पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे होंगे ये लोग। ये वो कीड़े हैं, ये वो मच्छर हैं, इनको आप कितना भी मार लो फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सेशन अच्छा लगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी डेली क्विज बनाई जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। जैसे अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, अब इसका टेस्ट लगाऊंगा, मैं आपका टेस्ट लूँगा। MCQ फॉर्मेट में टेस्ट होगा, तो जाइए टेस्ट लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। कहाँ मिलेगा टेस्ट? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और वैसे डिटेल्ड PDF भी इसकी मिल जाती है एप्लीकेशन पे, और टेलीग्राम पे भी मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एप्लीकेशन को तो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था किसे UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा अजय कुमार को। फिर पूछा दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की? भूटान। PMO थ्रू द ईयर्स, इस बुक को लिखा हिमांशु रॉय ने। और वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह वाला राज्य बना था महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस होता है 15 मई को। 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गोवा। यूरेका फॉर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी श्रद्धा कपूर। फिर पूछा था आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया इंदौर।
फिर पूछा वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितना कार्गो हैंडल किया? 855 मिलियन टन। और आखिरी प्रश्न पूछा था वित्त वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया कौन सा पोर्टर? चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई कौन? अर्ली बोचवे। ये घाना देश की हैं। बाकी आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।